अभी तो इंडिया डिजिटल करेंसी की तरफ जा रहा है, प्लास्टिक करेंसी, क्योंकि फेक नोट फिर आ रहे हैं। रुपी हमारा जो है वो हर क्वार्टर वीक होता जा रहा है, तो क्या इसमें गवर्नमेंट ऑब्वियसली कोई टैक्स लगाएगी, कोई सेस लगाएगी कि हमें अपने आप को और डिफेंस वाइज स्ट्रॉन्ग करना है, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए। हेलो सर, हेलो। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड। अच्छा है कि आप टाइम निकाल के आए हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज हम डिस्कस करें कि इस टाइम पे इकॉनमी की पोजीशन क्या है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, और करंट क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ से हम अपना पैसा निकाल सकते हैं, और किस तरीके से हम अपनी रिस्क एपेटाइट को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बता दो। थैंक यू सो मच जानवी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। इट्स ए प्रेस्टिजियस मोमेंट फॉर मी, तो आई एम हाईली ऑब्लाइज। थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ नीरज जुनेजा। जैसा कि अभी बताया मैंने, तो मैं प्रैक्टिसिंग जीएसटी लॉयर हूँ और टैक्सेशन की फील्ड और फाइनेंस से पिछले लास्ट 30 ईयर से जुड़ा हूँ। तो बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं मैंने, और जब हम क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं तो हम उनकी फाइनेंशियल पोजीशंस को भी देखते हैं। तो हर एंगल को उनकी फाइनेंशियल जब प्लानिंग करते हैं, टैक्स प्लानिंग करते हैं, तो उसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। उस एक्सपीरियंस को मैंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और इस जर्नी में साथ जोड़ा, और उनको फिर मैंने एडवाइस देना शुरू किया। उनके पोर्टफोलियो भी साथ में मैनेज किए, एज वेल एज टैक्सेशन जो पोर्टफोलियो देखते हैं हम, जो उसका टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी बिजनेस ग्रोथ और उस सब चीज़ों को देखते हुए। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। लेकिन हाँ, ये है कि एक्सपीरियंस बहुत हुआ, बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ किया, हर लेवल के क्लाइंट के साथ काम करते हैं हम, रिटेल से लेकर कॉर्पोरेट, इंटरनेशनल। तो हर तजुर्बा है, मतलब हमारी टीम बहुत अच्छी है, तो हमें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता है कि हम किसको कैसे कर पाएंगे। आपको पता है कि कौन सी नर्व हिट करनी। यस एग्जैक्टली, मतलब हम अब जैसे कहते हैं ना, सर्जरी कर करके इतनी सर्जरीज कर चुके हैं कि हमें पता है कि पेशेंट कैसे ठीक होगा, और हमारे को नहीं लगता कि ऐसी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन हम नहीं दे सकते। और सॉल्यूशन होता है सबके पास, सिर्फ वो एक एडवाइस और राइट पाथ की ज़रूरत है। ऑब्वियसली, तभी मैंने कहा कि मुझे आपसे बेहतर कोई नहीं लगा कि हम क्योंकि आजकल हम इकॉनमी की हालत तो देख ही रहे, आजकल हम इकॉनमी की हालत तो देख ही है, जो वॉर जोन चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, कहीं ना कहीं सर इसने इकॉनमी को तो हिट किया ही है, या हिट करेगा आने वाले समय में, जब एक बार चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। तो इस पे आप क्या बताना चाहोगे कि ये किस लेवल का इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पे डालने वाला है फाइनेंसिस के बेसिस? देखिए जानवी, पिछले 2 साल से ऑल ओवर द वर्ल्ड वॉर चल ही रही हैं, और उससे इकॉनमी और हर कंट्री का अपना अपना इम्पैक्ट है। वो माइनस या प्लस हमारी इकॉनमी पे भी पड़ा, और अलग पूरे दुनिया में पड़ता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इम्पैक्ट आता है, कम और ज़्यादा। अब जो रिसेंट ये वाला जो टेंशन रहा इंडिया पाकिस्तान का, उससे ऑब्वियसली इकॉनमी पे फ़र्क पड़ा, लेकिन थैंक गॉड टू आवर गवर्नमेंट हम उतने ज़्यादा इकोनॉमिकली और उससे नहीं इफ़ेक्टेड होंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी बड़ी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है जीडीपी वाइज। तो हमें इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, और वो इम्पैक्ट जो लग रहा था उतना नहीं आया। और हम लोग इतने समझदार हो चुके हैं आफ्टर कोविड कि हमने अपने रिजर्व्स और ग्रोथ और अपने एक्सपेंसेस पर इतना कंट्रोल कर दिया है कि ये जो झटका है, ये जैसे आप भूकंप का झटका कैसे, तो रिचर स्केल पे इतना बड़ा नहीं था कि जिससे हम उभर ना पाएँ। और हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, कोई डरने वाली बात नहीं है, और ये कोई बहुत बड़ा वॉर सिचुएशन नहीं है। और भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन आए, तो हम तैयार हैं, और हमारे जो मतलब यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी तैयार है। दे नो, क्योंकि ऑलरेडी आप देखेंगे म्यूचुअल फंड्स में, सेविंग्स में लोगों ने बहुत रिजर्व रखा हुआ है। लोगों को सेविंग की आदत पड़ गई है, जो कोविड ने हमको सिखाया। तो हम वैसी सिचुएशन नहीं आएगी कि जो आज पार्टीशन के टाइम पर आई, तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं। और हमारी इकॉनमी वैसे ही बहुत स्ट्रांग है और ग्रो कर रही है। वो बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर सर मैं पिछले 2-3 साल से कोविड के बाद स्पेशली यही सुन रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। तो मैं 2-3 साल से यही सुन रही हूँ कि जैसे मैंने अपनी एमबीए की थी, तो एमबीए करते टाइम मैंने जब अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन आई पोस्ट ग्रेजुएटेड इन द ईयर 2023, उस टाइम पे ऑलमोस्ट लॉकडाउन ख़त्म हो गया था। तो जब हम प्लेसमेंट्स के लिए सारे बैठे थे, तो हम लोग सब यही डिस्कस करते थे कि किसकी प्लेसमेंट लगेगी, कैसी कंपनी आएगी, हमें कैसा एनुअल पैकेज ऑफर करेगी भी कि नहीं करेगी, कहीं निकाल ना दिया जाए। तो कहीं ना कहीं वो जो इन्फ्लेशन का नर्व था, वो मैं पिछले 2 साल से 3 साल से सुनती आ रही हूँ, क्योंकि अब जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो अपने
पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बैठे हैं, मतलब प्लेसमेंट्स के लिए बैठे हैं, उनके भी मन में यही सेम डर था जो मेरे मन में पिछले 2 साल पहले था। तो वो जो इन्फ्लेशन का गैप है, वो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेशन की जो चीज़ है वो अभी भी कंटिन्यूस प्रोसेस में चल रही है, और जो सैलरी वाइज है वो सैलरी बढ़ा भी नहीं रही है। 2 साल 3 साल के बाद भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि सब यही कह रहे हैं इन्फ्लेशन है, इकोनॉमी में पैसा नहीं है, ये है वो है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है, और जो रिचर हैं वो रिचर होते जा रहे हैं। तो इस गैप पे आपका क्या बोलना है? देखिए, इकॉनमी ग्रो कर रही है, ऑब्वियसली रिचर मोर रिच हो रहे हैं, लेकिन अब मैं आपकी बात से 100% तो एग्री नहीं करता कि जो सैलरीड क्लास है, पहले क्या होता था, एक अपर क्लास होता था, हायर क्लास होता था, मिडिल क्लास होता था और एक लोअर क्लास हो। अब मिडल के बीच में एक और आया है, अपर मिडिल क्लास, जिसे हम कह सकते हैं हम अपर मिडिल क्लास हैं। मिडिल क्लास वो है जो, अब आप सोचिए, आप वेकेशन के लिए अगर मैं आपसे पूछूं आपको कहाँ जाना है, तो आप मुझे क्या बोलेंगी? कहाँ जाना है आपको वेकेशन के लिए? अगर 10 दिन के लिए जाना है, आप मुझे क्या जगह बताएंगे? आप बताइए। सर इस समय तो मैं फुकेट करा भी जाना। देखो, अब ये है अपर मिडिल क्लास। जब हम छोटे थे, हम मिडिल क्लास माने, तो हम कहाँ जाते थे? गोवा, मुंबई, शिमला, मनाली, ये मिडिल क्लास का था। और जो लोअर मिडिल क्लास था वो हरिद्वार, नैनीताल, ऐसी जगह जाता था, और वो आसपास के 3 regions स्टार प्रॉपर्टीज़ ढूंढता था। अपर मिडिल क्लास 5 स्टार प्लस ढूंढता है। तो हमारी जो, आप कहेंगे ना, हमारी ग्रोथ भी हो रही है और हमारा जीने का तरीका बदल रहा है, और अच्छी बात है। सैलरीड, अब आते हैं सैलरीड वाली बात पे। हम ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि अब हमें ना ज्ञान हो गया है, हमें नॉलेज हो गई है कि हमें सब चीज़ें करनी है। पुराने ज़माने जब हमारी जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, इनकम भी कम होती थी, अपॉर्चुनिटीज़ कम होती थी, तो हम सेविंग की तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारे पेरेंट्स और हमारे को इनहेरिट करके चीज़ें मिलती थी। अब जब से न्यूक्लियर फैमिलीज़ आई हैं, सब कुछ आपको करना है। एजुकेशन लोन भी आपको लेना है, पेरेंट्स ने आपको पढ़ा के ग्रेजुएट कर दिया। जैसे आप बता रही थी, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, अब पेरेंट ने आपको ग्रेजुएट कर दिया। कई जगह पे तो ग्रेजुएट भी नहीं करते, 12th का, बेटा मैंने तेरे को एजुकेशन लोन ले दिया, अब आप कर। तो अब मैं आपको अगर 2 लाख रुपए सैलरी भी दे दूं या 4 लाख भी दे दूं, आपको अपना लोन उतारना है, घर लेना है, प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ गए, उसके लिए भी आपको ईएमआई निकालनी है, आपको वेकेशंस भी करनी है, गैजेट्स भी लेने हैं। इसीलिए हमें ऐसा लगता है जो हमारी इच्छाएं हैं और हमारी ग्रोथ है, अगर जीडीपी ग्रोथ कर रही है तो हमारी लाइफस्टाइल भी ग्रो कर रहा है। इसीलिए हम टाइट होते हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, उसकी स्पीड ज़्यादा है और सैलरी में इंक्रीमेंट की स्पीड कम है। सैलरी इंक्रीमेंट 15% आता है, इन्फ्लेशन 10 है, तो आप कहीं भी कहीं लैक नहीं कर रहे। हाँ, हमारी महत्वाकांक्षा जिसे कह सकते हो, एस्पिरेशंस बढ़ गई हैं। तो हमारे जो नया, जो ये यंग जो हमारी जनरेशन है, ये बहुत अच्छा कर रही है। तो ऐसा कहीं नहीं है, वो हमारे मन में है। लेकिन आप सोचो, किसी की जब नेटवर्थ मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो यंग लोगों की नेटवर्थ आज 25-28 साल में मिलियनर हैं, वो भी उनकी खुद की बनाई हुई, ना कि इनहेरिट की हुई। तो ये बहुत अच्छी बात है। इट मीन्स कि इकॉनमी के साथ यंग वंस भी हमारे ग्रो कर रहे हैं। सैलरीज जो बढ़ती हैं, ऑब्वियसली वो 20% नहीं मिल रही, क्योंकि इतना बड़ा इम्पैक्ट आया था, जिसके रेप्लिकेशंस अभी भी चल रहे हैं कोविड में। लेकिन उसमें मैं एक सजेशन देता हूँ। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हैं, आपको एक प्रमोशन मिला, आप अगर मल्टीपल स्विचिंग्स करेंगे, अगर पॉसिबल है, आपका जॉब प्रोफाइल जिसका जैसा भी है, देन यू विल अचीव डबल। अगर आप एक ही जगह रखेंगे तो उनकी एक लिमिटेड ग्रोथ है, क्योंकि इंडिया में टॉप 10% कंपनीज ही अपनी ग्रोथ को ऐसे करके कर पाती हैं, बाकी सब स्टैग्नेंट रहती हैं। अगर आप उसी में अटके रहेंगे तो आपकी ग्रोथ भी रुकी रहेगी। तो आप कोशिश करें, स्विचिंग करें, और आप ज़रूर करेंगे। और हमारे यहाँ पे अपनी स्किल्स को एनहांस करें साथ साथ। ऑब्वियसली, जैसे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, स्किल एनहांस करो। बहुत अच्छा कर रहे हैं हम, माइनस ना देखकर उसके प्लस देखें। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मतलब मैं इस बात पे डेफिनेटली अग्री करती हूँ। और मैं, जैसे आपने भी बोला कि 25 साल की उम्र से 30 साल की उम्र में भी आजकल मिलेनियर्स बन रहे हैं, इस या म्यूचुअल फंड से बन रहे हैं, प्रॉपर्टी से बन रहे हैं, स्टार्टअप से बन रहे हैं, वैल्यूएशंस आ रही हैं। ऑल्सो स्टॉक मार्केट से बढ़ यस, रहे हैं। एग्जैक्टली, शेयर मार्केट से बने मार्केट, हैं। शेयर मार्केट। लेकिन सर मुझे ना इसकी थोड़ी सी समझ कम है स्टॉक मार्केट के बारे में। इतनी कोई हाई समझ मैं कहूँगी कि मुझे नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि मुझे पता चले, क्योंकि मैं भी एक एस्पायरिंग मिलेनियर बनना चाहती हूँ। तो एग्जांपल देता हूँ। आप थोड़ा सा बताओ। आप 1000 करोड़ की नेटवर्थ बनाना चाहती हैं, हाँ सपना होगा। अब बिल्कुल। 50-100 करोड़ की तो बात ही नहीं करते। अगर आपको 1000 करोड़ की नेटवर्थ बनानी है, आप प्रॉपर्टी से नहीं बना सकती, ऑब्वियसली उसके लिए आपको पहले प्रॉपर्टी में, लेकिन शेयर मार्केट से इन्वेस्ट कर करके, शेयर्स का पोर्टफोलियो बिल्ड करके आप अपनी नेटवर्थ को 1000 करोड़ कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया रेगुलरली, उनके पास नेटवर्थ 1000 करोड़ है।
तो शेयर मार्केट ऐसी चीज़ है, जितनी जल्दी शुरू करेंगे और जितना लंबा टिकेंगे। आप टॉप 100 कंपनीज़ में इन्वेस्ट कीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए, मार्केट को रिसर्च कीजिए, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, उनको अगर आप देखते हुए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। शेयर मार्केट के बहुत कोर्सेज़ हैं, बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं, आप कोई भी कोर्स ऑनलाइन कोर्स से शुरू कीजिए और रिसर्च कीजिए। बहुत डॉक्यूमेंट ओपन है गूगल पर और यूट्यूब वीडियोस देखिए। आप धीरे धीरे रिसर्च करेंगे, आप उसमें ट्रेडिंग मत कीजिए। आपको नेटवर्थ बनानी है, आप यंग हैं, आपका ये मेन प्रोफेशन नहीं है, तो उसमें ट्रेडिंग और उस पर मत जाइए। आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए। आई डेफिनेटली से कि आपके पास 1000 करोड़ होगा, आप बना सकते हैं उसके अंदर। मतलब 100 करोड़ तो ईजीली बनाया जा सकता है। और आप प्रोफेशन में काम करते हुए नहीं कर सकते, मतलब आप प्रॉपर्टीज़ एनहेंस करने के लिए हर बंदे के पास नहीं होगा, लेकिन इसमें जो भी काम करेगा। और इंडिया में अभी भी 4% लोग सिर्फ शेयर मार्केट में काम करते हैं और अमेरिका में 81%। तो कितना बड़ा गैप है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ऐसे क्रैश आते हैं, इनकी अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान रखें। इफ़ यू हैव फंड्स, उसको स्विच करके उस 40% की ग्रोथ आती है। और जब डिविडेंड्स आते हैं, अभी रिसेंटली हुआ है, बजाज फाइनेंस ने अपने शेयर्स को स्प्लिट करके मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया। सोचिए, आपके पास एक शेयर होता तो सीधे 4 हो गए थे। तो अगर आपके पास 20-25 साल हैं तो यू कैन बिकम ए मिलियनियर, बिलियनियर ईजीली। यस, बाय ओनली शेयर्स। म्यूचुअल फंड तो एक अलग है, ये शेयर से कर सकते हैं आप। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे तो आपने स्टार्टअप्स की भी बात की। तो स्टार्टअप्स का जो हम ट्रेंड देखते आ रहे हैं मार्केट में, पिछले स्पेशली कोविड के बाद से बढ़ता जा रहा है। स्टार्टअप्स बहुत अच्छे, और स्टार्टअप्स ग्रो भी कर रहे हैं। बहुत नए नए स्ट्रैटेजीज़ के साथ लोग अपनी स्टार्टअप्स खोल रहे हैं डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ मार्केट में। और विंटर अब चला गया है, तो आपको क्या लगता है स्टार्टअप्स का आने वाले टाइम में और क्या लेवल रह सकता है ग्रोथ का? देखिए, हम स्टार्टअप की अगर आप ग्रोथ की वो देखेंगे, अगर टॉप 10 स्टार्टअप्स की बात करते हैं, ब्लिंकिट्स, आप ज़ोमैटो, आप बड़े बड़े स्टार्टअप्स की बात करें, ये सब टायर 1 टायर 2 सिटीज़ और अभी टायर 3 तक पहुँचे हैं, 3 में भी आप पहुँचे हैं। और हमारा देश इतना बड़ा है जिसमें टायर 4 तक पहुँचना, और जहाँ पर मेजर पॉपुलेशन है, जहाँ स्टार्टअप्स के लिए ऑप्शंस हैं और उनको ज़रूरत भी है। तो स्टार्टअप का ज़माना अभी गया नहीं, अभी तो इंडिया ग्रो कर रहा है। नई नई आइडियाज़ आप देखिए, आज से 2 साल पहले ब्लिंकिट और ज़ेप्टो का किसी को आइडिया नहीं था। सबको ये पता था, जब मैं ट्रैवल करता था 24/7 देखा था तो बड़े खुश होते थे कि 24 घंटे की एक ग्रॉसरी शॉप है जहाँ से आप कुछ ले सकते हैं किसी भी टाइम। लास्ट वीक हमारे किसी एक मैरिज में एक इंसिडेंट हुआ, रात को 3:30 बजे हमारे किसी फ्रेंड को चोट लग गई। हमने स्प्रे मंगवाया, 330 स्प्रे वॉज विद मी इन 5 मिनट्स। तो सोचिए ब्लिंकिट की पावर को। मैं ब्लिंकिट को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं सोचिए ऐसी इमरजेंसीज किसके साथ क्या नहीं हो सकती। यू कैन हैव फूड ओवर देयर, मोबाइल फ़ोन, यू थिंक ऑफ इट। कि मोबाइल की अभी मतलब कुछ दिन पहले मुझे ट्रैवल करना था तो मुझे ईयरफोन्स चाहिए थे, क्योंकि मैंने अपने पुराने वाले खो दिए थे। मैंने फटाक से ऑर्डर लगाया, फटाक से आ गए। तो आपको कुछ, आपके घर गेस्ट आ गए, आपको कुछ चाहिए, तो आपको कहीं जाना नहीं, आप किसी आइसोलेट लोकेशन पे हैं, सोसाइटीज़ में जहाँ, तो आप सोचिए ऐसे स्टार्टअप्स उन लोगों के लिए भी ज़रूरत है ना जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं। तो ऐसे नए नए स्टार्टअप्स आना बहुत मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और अभी इनका टाइम नहीं गया है। नए नए आइडियाज़ आएंगे तो देश ग्रो कर रहा है तो उनको वेलकम होगा। अभी टाइम नहीं गया स्टार्टअप्स का। वॉर चल रहा है सर, और ये तो मतलब एकदम तड़कती भड़कती न्यूज़ बनी हुई है पूरे 2025 की। मैं तो कह रही हूँ मतलब आने वाले 3-4 साल तक कोई ये भूलने नहीं वाला है जो चल रहा है। और IMF ने पाकिस्तान को लोन भी बहुत आसानी से दे दिया है। तो आपको क्या लगता है इससे हमारी इकॉनमी हिलेगी? नहीं, हमारी इकॉनमी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर ऑब्वियसली जो हमारे ओपोनेंट हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वो एग्रेसिवली, जैसे मानते हैं कि वॉर में हमारी कंट्री को एक्स अमाउंट का नुकसान हुआ, इकॉनमी बिजनेस स्लो रहा, 4-5 दिन जितने दिन ये चला, ऑब्वियसली नुकसान हुआ, हमारी इकॉनमी को वापस ऊपर आने में फिर टाइम लगा। उसकी भरपाई किसी उनको भी हुई, उनको नुकसान हुआ, उनकी भरपाई उनको लोन देकर वहाँ से पैसा मिल गया, इतने मिलियन इतने बिलियन जो मिला। हाँ, ये हमारे लक की बात है कि हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी लोन के लिए नहीं है। हमें इम्पैक्ट उतना बड़ा नहीं आएगा उस लोन से, हमें नहीं। अगर वो लोन जो लिया गया या अमाउंट लिया गया हमारे अगेंस्ट ना यूज़ किया जाए, हमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जो डर हमें ये मन में यही रहता है कि वो जो लिया गया है वो अगेंस्ट इंडिया ही यूज़ होगा हमारे अगेंस्ट, तो वो थोड़ा सा थ्रेटनिंग है कि हमें और तैयारी करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट ट्रस्ट योर नेबर्स की भी ऐसा कुछ करेंगे। हाँ, हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगे, इंडिया को पता लग गया कि हमें और क्या तैयारी करनी है, हम पर लोड आएगा, थोड़ी सी महंगाई बढ़ेगी, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ये नेशन के लिए हो रहा है तो हमें इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। गवर्नमेंट ऑब्वियसली कोई टैक्स लगाएगी, कोई सेस लगाएगी कि हमें अपने आप को और
डिफेंस वाइज स्ट्रॉन्ग करना है तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, तो उसके लिए कुछ लगेगा, तो माइनर से अगर आएंगे चेंजेस तो हमें उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई थ्रेट नहीं है। ऑल्सो सर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया में, लेकिन इसका इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता है लोगों तक पहुंच रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, ये क्यों नहीं पहुंच रहा है? आप बताइए, एप्पल फ़ोन यूज़ करती हैं आप? हाँ, पहले एप्पल कहाँ से आता था? चाइना से चाइना से, या यूएस से या किसी और कंट्री से? अभी कहाँ से ले रहे हैं? ये कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है? इंडिया में। मैंने सबसे बड़ा एग्जांपल दिया। अगर आप पिछले 2 साल की बात करें, इंडिया में आप देखेंगे कि पूरी इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं। देखिए, एक दिन में तो ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी इकॉनमी है, और किसी कंट्री को कोई डिसीज़न लेना है, किसी कंपनी को इंडिया में प्लांट सेटअप करना है, फंड्स लगाने, और ऊपर से ये जो इम्पैक्ट्स होते हैं, वर्ल्ड वाइड वॉर हो जाती है या होता है, तो अपनी स्पीड को वो स्लो करते हैं। देखो, मेरा पैसा भी अगर किसी कंट्री में है, मैं उसको वापस अपने पास लाना चाहूँगा कि वो सेफ़ रहे। आप वॉर लाइक सिचुएशन में अगर मान लेते हैं आप दिल्ली में हैं और आपका होम टाउन कुछ हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले सेफ़र साइड करने के लिए आप अपनी होम टाउन चली जाएंगे। तो पैसे के साथ भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, चीज़ें सस्ती हुई हैं, हमारी डिपेंडेबिलिटी चाइना और उन चीज़ों पे कम हुई है, हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया कर रहे हैं, और हमारे पास इतना रिसोर्स नहीं था अगर उनकी सपोर्ट नहीं होती। आप डिफेंस को ही ले लें, हम डिफेंस एक्सपोर्ट करने लग गए हैं, तो टेक्नोलॉजी तो कहीं ना कहीं से आई है। उन्होंने अगर हमें सपोर्ट किया और हमने उसको डेवलप किया तो हम एक्सपोर्ट करने लग गए हैं। ऐसे ही चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब चिप्स बननी शुरू हो जाएंगी इंडिया में। तो ये सब क्या हो रहा है? बिल्कुल इफेक्ट आ रहा है, लेकिन वो विजिबल नहीं है अभी। जब विजिबल होगा 5 से 7 साल में, देखना आप, दिखेगा आपको कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो यहाँ आई हैं, हमें उससे, हाँ बिल्कुल, और अभी होना शुरू हो गया है। आईफोन सस्ता ही तभी हुआ है कि वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहा है। आपने चाइना की बात की तो मेरे मन में एक सवाल उठा चाइना को लेकर के, कि जैसे आपने बताया कि अब हम इंडिया में ही आईफोन मैन्युफैक्चर करते हैं, तो क्योंकि अब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है, आईफोन के अलावा भी और प्रोडक्ट्स की होने लग गई होगी ऑब्वियसली, तो आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया भी चाइना के अगेंस्ट एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है? देखिए, चाइना की जितनी बड़ी इकॉनमी है और उनका जो कॉन्सेप्ट है, उसको अडॉप्ट करने के लिए तो इंडिया को अभी टाइम चाहिए, और काफ़ी अच्छा टाइम चाहिए, क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी को फोर्स करके उनसे काम करवा सकें। हाँ, डेफिनेटली हम उनको कुछ टक्कर दे पा रहे हैं, पर अभी भी हम बहुत डिपेंडेंट हैं, और चाइना तक पहुँचने के लिए तो टाइम चाहिए, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, अगर हम इकट्ठे रहेंगे और सोचेंगे नेशन बिल्डिंग में, तो हम डेफिनेटली चाइना को कम्पीट कर पाएंगे। काफ़ी हद तक कर चुके हैं, लेकिन अभी टाइम चाहिए। चाइना के लिए हम थ्रेट नहीं है आज भी। क्योंकि आई थिंक मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट जब से इंडिया में स्टार्ट हुआ है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को प्रमोट करके गई है, बहुत सारी ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग को, बहुत काफ़ी वे ऑफ स्केलेबिलिटी चेंज हुआ है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जब मेट्रो शुरू हुई थी दिल्ली में, तब वो पूरी 100% इंपोर्ट होती थी। वंदे भारत ट्रेन इंडिया में 100% वंदे भारत मेक इन इंडिया है। अब जितनी भी मेट्रो बन रही हैं, चाहे वो ड्राइवरलेस हैं, मैंने पेरिस में पहली बार वो देखी थी जब बिना ड्राइवर के मेट्रो चलती थी, और आज इंडिया खुद बना रहा है। बड़े बड़े जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, हाईवेज़ हैं, आप कोई भी ऐसा देखिए चीज़, चलो रॉकेट और ये तो सब हम करते ही थे पहले भी इसरो से, लेकिन बड़े बड़े जो चीज़ें हैं वो भी इंडिया बना रहा है। तो इंडिया ग्रो कर रहा है, तो मेक इन इंडिया विजिबल है, लेकिन हम जितना विजिबिलिटी हमें चाहिए, हम अभी भी एक ग्रोइंग कंट्री हैं उस, हाँ, डेवलपिंग नेशंस में, तो हमें डेवलपिंग में से डेवलप्ड होने में टाइम चाहिए। हाँ, डेफिनेटली हम देख कर जाएंगे कि इंडिया एक डेवलप कंट्री है, चीज़ें आपको विजिबल होंगी और कुछ कुछ हो भी रही हैं, आपको प्राउड मोमेंट आता है। हाँ, मतलब अभी जैसे जो वॉर चल रहा है, डिफेंस, हमारी डिफेंस इस लेवल पे इक्विप्ड है कि अगर हम देख रहे हैं कि हमारी आर्म फोर्सेस ने, एयर फोर्सेस ने जिस लेवल पे रिप्लाई बैक किया है पाकिस्तान को, इक्विप्ड है, तो प्राउड है कि हाँ, इस लेवल पे इक्विप किया हुआ है इंडिया ने अपने आप को, कि किसी भी चीज़ को हिलने नहीं दिया है, परेशानी नहीं। हम आराम से घूम रहे, हमें लग ही नहीं रहा था कहीं पर कोई टेंशन है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो नॉर्मल लाइफ जी रहा था। और सोचिए, कहाँ हम इंपोर्ट करते थे, हम डिपेंडेंट थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी तो एक मेक इन इंडिया का प्राउड मोमेंट है। इसी से रिलेटेड मेरे पास एक क्वेश्चन है सर, जो ऑयल प्राइसेस हैं और रेड सी क्राइसिस है, इन्होंने कहीं ना कहीं जो इम्पोर्ट कॉस्ट है, मुझे लगता है बढ़ा दी है। ऑब्वियसली ये बढ़ता है, और मान लेते हैं कि अगर वो जो शिप है, जब इंपोर्ट जो होता है वो सी रूट से होता है, कोई
वॉर जोन बनता है या कोई डिस्प्यूट होता है, कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया होता है, तो शिप को बहुत लंबा रास्ता काटना पड़ता है। तो उसमें जब भी उसकी कॉस्टिंग बढ़ती है या शिप में, या मान लेते हैं उन्होंने वहाँ पर डंपिंग कॉस्ट बढ़ा दी, जब कोविड हुआ था चाइना में पर कंटेनर की कॉस्ट बढ़ गई थी कि जिसको पहले लाना है, वो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। जब आप दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट होते हैं, इंपोर्ट होता है, प्राइसिंग के लिए होते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर इन्फ्लेशन में फ़र्क पड़ता है। जो चीज़ हमें सस्ती मिल रही थी, मान लेते हैं हमारा कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है उस कंट्री से, वो प्राइस बढ़ा देता है। इंडिया भी कई बार ऐसे ऐसे कदम उठाता है कि इस पर ड्यूटी बढ़ा दो। कई बार हमारे लोकल जो जितनी इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करने के लिए उस पर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाता है, तो उससे ये इन्फ्लेशन बढ़ता है। कोई भी छोटा सा इम्पैक्ट होता है तो पूरे जितना इम्पोर्ट है उस पर इफेक्ट डालता है। और वो कॉस्ट, ऑयल सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। अभी दुबई से हमारा जो चल रहा है कि वहाँ से ऑयल आएगा, तो ऐसे जब होंगे मेजर्स जिसमें कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, कोई कहीं पर रुकावट नहीं आएगी, तो शायद ये ड्यूटीज़ कम होंगी और हमारे को इस वॉर और ऐसी सिचुएशन, कन्फ्लिक्ट से असर नहीं पड़ेगा। इतने सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स और इतनी सारी चीज़ें हम मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, ऑयल प्राइसेस को लेकर के, रेड सी क्राइसिस को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट को लेकर के डिस्कस किया, तो क्रिप्टो कैसे पीछे हटेगा? तो क्रिप्टो से रिलेटेड मेरे पास आपसे एक क्वेश्चन ये है सर कि क्रिप्टो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी क्रिप्टो को? देखिए, आज की बात लें तो क्रिप्टो लीगल नहीं है इंडिया में। तो हाँ, ये ज़रूर है कि आप ट्रेड करते हैं तो 30% टैक्सेशन है। आपको ऐसा नहीं है कि वो जेल कर देंगे, लेकिन हाँ इलीगल है तो है इलीगल। अभी तो गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं है क्रिप्टो को लीगल करने का। आने वाले टाइम में जब वर्ल्ड में इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी और जब वर्ल्ड इसको सपोर्ट करेगा और कहीं ना कहीं लीगल टेंडर के तौर पे जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा, तो इंडिया हमेशा एक्सेप्टिंग कंट्री रहा है। मे भी ये लोग उसको सपोर्ट करें और उसको लीगल करने की तरफ सोचें, लेकिन अभी उसमें बहुत टाइम है। अभी इस तरफ नहीं सोच रहे हैं और अभी इंडिया की तरफ से उतना इनकरेजमेंट नहीं है। इसको हो रहा है लेकिन इंडिया की तरफ से इनकरेजमेंट नहीं है। तो अभी मतलब एकदम आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि 1 साल 2 साल में ये लीगल टेंडर हो गया, अभी नहीं। अभी इसकी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस आनी बाकी है, अभी बाकी है, आएगा ज़रूर, पर अभी इंडिया के उससे नहीं, उस लेवल पे इसने स्किल अपनी नहीं बढ़ाई है कि और लोग अभी इंडिया कुछ ऐसा सोच भी नहीं रहा कि अपनी क्रिप्टो करेंसी या कुछ, वो जो सब अफवाहें हैं जो आ रही हैं, वो रूमर्स ही मान सकते हो कि इंडिया लॉन्च कर रहा है, रिलायंस लॉन्च, ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिसको वो बात करते हैं, दैट इज़ डिफरेंट। अभी तो इंडिया डिजिटल करेंसी की तरफ जा रहा है, प्लास्टिक करेंसी, क्योंकि फेक नोट फिर आ रहे हैं। अभी इंडिया को बहुत अलग रास्ते की तरफ चल रहा है, अभी क्रिप्टो की तरफ नहीं है उनका ध्यान। पर सर क्योंकि अपनी इकॉनमी की बात हो रही है, तो आपके हिसाब से रुपी हमारा जो है वो हर क्वार्टर वीक होता जा रहा है, तो क्या इसमें आपको क्या लगता है हमारी गलतियां हैं कि मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है जो हमारा रुपी पीछे जाता जा रहा है हर क्वार्टर वाइज? देखो, हर क्वार्टर में जा रहा है लेकिन थोड़ा होता है, ऊपर भी होता है, क्योंकि हम एक तरह से डेवलपिंग कंट्री हैं। हमारे को डेवलपमेंट और ऐसे ऐसे जो लगते हैं, शॉक्स लगते हैं, जैसे हमारे कंट्री पे ये एक्स्ट्रा बर्डन आता है, उससे रुपी वीक होता है। और जितना वर्ल्ड का ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है। अगर हमारा कोई भी इम्पैक्ट उससे आता है तो रुपी वीक होता है। जैसे जैसे हमारी इकॉनमी स्ट्रांग होती जाएगी, ये वापस अपनी पोजीशन ले लेगा, क्योंकि हमारी इकॉनमी में अभी डेवलपमेंट की बहुत गुंजाइश है, बहुत स्कोप है। तो जैसे जैसे इकॉनमी ग्रो करेगी, रुपी भी स्ट्रांग होगा। और जब आपने देखा होगा इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो गए, ईजीली अवेलेबिलिटी हो गई, तो धीरे धीरे इकॉनमी ग्रो करेगी तो रुपी भी स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब हम, क्योंकि अगर मान लीजिए हम डेवलपिंग कंट्री हैं, जो डेवलप कंट्री हैं वो भी तो अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। अगर हमारी जीडीपी इस रेट से बढ़ रही है तो उनकी भी तो जीडीपी बढ़ रही है। तो दोनों में उसको compete करने के लिए हमें भी तो ग्रोथ रेट बढ़ाना पड़ेगा, और हम कर लेंगे। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि क्योंकि कोविड आया और अब ये वॉर जोन चल रहा है और बीच में भी छोटी मोटी चीज़ें होती ही रहती हैं, तो इसकी वजह से ये वैलिड रीजंस है जिसकी वजह से रुपी क्वार्टर वाइज क्वार्टर वीक हो रहा है। फॉरेन यहाँ इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली मतलब रुपी स्ट्रॉन्ग होगा। अब जैसे गुजरात में उन्होंने एक इंटरनेशनल हब बना रहे हैं जिसमें कि सारे दुबई की तरह टैक्स फ्री जोन आएगा, वो सब आएगा। तो जब ये फॉरेन की इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, लोग ट्रस्ट करने लगेंगे, तो इंडिया अपने आप ही एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी बनेगा, तो रुपी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अपने आप। और रुपी के बाद मैं गोल्ड पे भी आपसे कुछ टिप्स लेना चाहूँगी और आपका थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन जानना चाहूँगी। सिंस आप फाइनेंस एक्सपर्ट हो तो आपको तो पता होगा कि गोल्ड का इस टाइम पे क्या सीन चल रहा है, पीछे गया है, आगे गया है, और आने वाले टाइम में गोल्ड का क्या लेवल रह सकता है इन्वेस्टमेंट्स के टर्म्स में? देखिए, गोल्ड इंडिया में इंडियंस की पहली पसंद है इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि हमारा इससे इमोशनल अटैचमेंट है।
हम गोल्ड को भगवान को भी अर्पित करते हैं करेंसी के साथ, गोल्ड के आभूषण उनको भगवान को पहनाते हैं, तो हमारा इमोशनल अटैचमेंट है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया में तो कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर आप इससे सोचें, कितनी भी डिजिटल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आ जाएं, फिक्स डिपॉजिट्स आ जाएं, गोल्ड हमेशा इंडिया की पहली पसंद रहेगा। डायमंड ऑब्वियसली साथ साथ चल रहा है, पर अब लैब ग्रोन आ गया है उसके साथ ऑप्शन। तो गोल्ड इसका क्या है, गोल्ड की प्राइसेस बढ़ते हैं जब मार्केट नीचे जाता है, तो गोल्ड अपने आप ही ऊपर जाता है। जब मार्केट क्रैश करता है तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। गोल्ड के प्राइसेस हमेशा क्यों बढ़ते रहेंगे कि एक दिन आकर गोल्ड का रिजर्व जब दुनिया में ख़त्म हो जाएगा, तो डिमांड एंड सप्लाई का जब गैप आ जाएगा तो गोल्ड बढ़ता जाएगा और स्कैरसिटी ऑफ गोल्ड होगी। आपने अभी तक के तो मेरे को जितने भी डाउट्स थे, क्वेश्चंस नहीं, मैं डाउट्स ही बोलूँगी थे, वो आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किए और समझाया है कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट। 1 लाख रुपए है मेरे पास आज मेरे बैंक अकाउंट में, मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो 1 लाख आने वाले टाइम में मुझे डबल रिटर्न्स दे? आपने पूछा कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो और मेरे पास पैसा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। अब पहले तो आपको अपना होराइजन देखना है, कितना टाइम है आपके पास। इंडिया में नॉर्मल 8 साल 7 साल अगर आप नॉर्मल ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में डालते हो, पैसा डबल होता है, पर इतना टाइम नहीं है और इतनी पेशेंस नहीं है। और इन्फ्लेशन की बात करें तो 8 से 10% है, तो आपको इतना टाइम ही नहीं देता, वो पैसा ज़ीरो हो जाएगा। आपको इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करनी है कि वो पैसा उससे ज़्यादा ग्रो करे। आप अगर कहीं भाग रहे हैं रेस में और आपको पहुंचना है, तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आपको वहाँ जल्दी पहुंचना है। तो अगर आप उसी स्पीड से दौड़ते रहेंगे और वो डेस्टिनेशन आगे भागती रहेगी, तो आप पहुंच नहीं पाएंगे, डेस्टिनेशन आपसे ज़्यादा स्पीड से भाग। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड्स को छोड़ दें तो म्यूचुअल फंड में 12 से 14% का रिटर्न आता है। एक हमारे पास और ऑप्शन है शेयर मार्केट का, जिसमें भी 15-16% का आता है। गोल्ड ने 15-16% का रिटर्न दिया। कुछ एरियाज़ में अगर आपके पास रिसर्च बहुत अच्छी है तो प्रॉपर्टी में भी आता है। अब इन्फ्लेशन 10% है, आपने ऐसी जगह इन्वेस्ट किया तो आप इसको बीट करके अपने पैसे को बढ़ा भी पाएंगे। और आप वैल्यू ऑफ मनी, जैसे जो चीज़ आज से 5 साल पहले 100 रुपये की आती थी, वो आज आपको 140 रुपये की मिल रही है। तो अगर आपने उसको उस 100 रुपये को अर्न करके 180 रुपये या 160 रुपये नहीं किया, तो आपकी वैल्यू ज़ीरो है। आप अगर 100 का 140 किया और 140 में वही चीज़ खरीद रहे हैं, तो इस मीन्स कि आपने ग्रोथ नहीं की। जो आप सैलरी वाले सवाल पूछ रही थी। अब हम आते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग किया है, उस पर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था। अगले साल आपको इंटरेस्ट के साथ 1,08,000 रुपये मिला, तो आपने क्या किया? आपने तो 8,000 रुपये कमाए नहीं। यहाँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहती है अगर आपने वो पैसा छोड़ा तो 1,08,000 रुपये के ऊपर 8% मिलेगा, तो आपको 8,000 इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिला, पैसा कंपाउंड हुआ। नेक्स्ट ईयर क्या होगा? वो आपका पैसा 1,16,000 नहीं है, वो 1,18,000 हो चुका है। 1,18 पे अब आपको 8% मिलेगा। अगर आपने उसमें फिर 1 लाख रुपये पिछले साल का और डाला था, तो आपको कितने पे इंटरेस्ट मिला था? 2,18,000 रुपये पे आपको 8% मिला। नेक्स्ट ईयर फिर कितना हो गया? वो पैसा पावर ऑफ कंपाउंडिंग से वो पैसा स्पीड से बढ़ रहा है और आपको जो रिटर्न है वो 14-18% मिलता है। म्यूचुअल फंड में जाओ तो 24% में मिलता है अगर आपके पास लंबा टाइम है। अब आते हैं इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट क्या है। अगर आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में एक एक्स अमाउंट डालते हैं, मान लेते हैं 1 करोड़ रुपया, नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट में आपको पैसा मिलता है 8%। आप रिटायर होना चाहते हो, अपनी लाइफस्टाइल जैसे है वैसे जीना चाहते हो, आपने 8 लाख रुपए निकाले, 12% का रिटर्न मिला आपको, तो आपके पैसे कितने हो गए 1 करोड़ के? 1 करोड़ 12 लाख। आपने विड्रॉ कितने किए? 1 करोड़ में से 8 लाख रुपए विड्रॉ, तो आपका बैलेंस कितना रहा? 1 करोड़ 4 लाख। अब आपने फिर उस पर 12% किया। अब इन्फ्लेशन बढ़ा तो आपने 8.80 निकाला। तो 8.80 किसका निकाला? 1 करोड़ 4 लाख रुपीज़ का। अब उसमें भी पैसे बचे, क्योंकि वो पैसा भी बढ़ के 1 करोड़ 20 लाख के लगभग अगर बढ़ा, अगर 8% लगाए तो 8। तो आपने जब वो पैसा निकाला, अगले साल फिर आपने उस पर 10% इन्फ्लेशन ले लिया या 8% लिया, लेकिन वो पैसा भी बढ़ रहा है। तो बेसिकली आप अपने प्रॉफिट से ही कर रहे हो और ये पैसा कभी ख़त्म नहीं हो रहा। अमर बेल जिसे कहते हैं, ये अमर बेल है, जितने पत्ते टूटते हैं ये बेल बढ़ती रहेगी। दिस इज़ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप इसमें अगर पैसा डालते नहीं हो, निकालते रहते हो और अपना खर्चा चलाते रहते हो, तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, जीवन भर ख़त्म नहीं होगा और पैसा ग्रो भी करता रहेगा। अगर आप इसको 10-15 साल बाद देखो, ये पैसा 2 करोड़ 2.5 करोड़ हो चुका था आपका खर्च करने के बाद भी। एक और बात इसमें ऐड करना चाहूँगा जानवी, जब आपके पास होराइजन 3 से 5 साल का हो तो मार्केट में ऑप्शंस बहुत हैं। आप उन ऑप्शंस को जरूर वर्कआउट करें, ना कि वो भेड़ चाल है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से 8%
10% तक के ऑप्शंस को करें एक्सप्लोर। उससे ऊपर वाले जो विदाउट रिस्क ऑप्शंस हैं उस पर ज़रूर करें। मैं म्यूचुअल फंड को नहीं वो कह रहा, आप शेयर्स, गोल्ड, प्रॉपर्टी और जो ऑप्शंस हैं उसको करके आप करेंगे तो आपको पैसा डबल ट्रिपल करने में मुश्किल नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान करें, प्रॉपर रिसर्च करें और इन्वेस्ट करें। हम लोगों को स्कूल में हमेशा पढ़ाते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लो, इसका थीसिस निकाल लो, मैथमेटिक्स में ये कर लो वो कर लो, लेकिन ये कभी नहीं सिखाते हैं। मतलब हमारे टाइम पे तो नहीं सिखाया, और मुझे नहीं लगता है कि अभी भी एजुकेशन सिस्टम इस लेवल पे चेंज हुआ है कि वो स्कूल से ही ट्रेन करना स्टार्ट कर दे इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के, EMIs को लेकर के। तो क्या बोलोगे आप इस पे? आई एग्री विद यू जानवी कि बच्चों को हमें फाइनेंशियल टिप्स देने चाहिए और उनको SIP या इन्वेस्टमेंट की और एक्सपेंसेस के बारे में गाइड करना चाहिए। जैसे ही बच्चा 18 साल का हो, मेरी एडवाइस है उसे छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज कराइए, 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे, जैसे हम उनको समर कैंप्स में भेजते थे। बच्चे को आप ऐसे छोटे छोटे क्रैश कोर्सेज कराएं, सब ऑनलाइन अवेलेबल हैं। बच्चे को इन्वेस्टमेंट की आदत डलती है, पिकी बैंक दीजिए उनको अमाउंट लिखना सिखाइए, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, और उनको बताइए। उनका एक म्यूचुअल फंड अकाउंट खोल दीजिए, चाहे वो 500 रुपये का हो, उनको दिखाइए, देखो आपने ये इन्वेस्ट किया था, ये पैसा इतना हो गया। उनको सेविंग सिखाएंगे तो वो सेविंग करना सीखेंगे, और जो उनको पैसे मिले उनको बताइए इसको कैसे वाइजली स्पेंड करना है। और पहले के ज़माने में जॉइंट फैमिलीज़ होती थी तो इतना सेविंग और बच्चों को गाइड करने की ज़रूरत नहीं होती थी, घर के बड़े ही सिखा देते थे और सेविंग का प्रेशर नहीं था। आज न्यूक्लियर फैमिलीज़ होने से बच्चों को ये चीज़ें बताना ज़रूरी है, और ऐसी सिचुएशंस जब आएँ उनके पास अपना रिजर्व रहे। जैसे ये वॉर सिचुएशन हुई है, हमारे पास रिजर्व था तो हम आज सोच रहे थे, सब कुछ अवेलेबल है। बच्चों को थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है। हाँ, स्कूल में मैं ज़रूर एडवाइस करूँगा कि स्कूल में भी इसका एक चैप्टर होना चाहिए, इसमें आप सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स जैसे होती हैं छोटी छोटी, उनके ऑप्शंस क्या क्या हैं, उनके पास गोल्ड है, ऐसी ऐसी चीज़ें। जैसे बच्चों को कहो जी अपनी ईयरिंग बनवा लो, लड़कियां हो तो उनको गोल्ड की कोई चीज़ बनवा लो। ऐसा एक अंदर प्रमोट करना है कि आप ये करो अपने लिए। हाँ, जैसे मैंने अपने बच्चों का SIP अकाउंट खोला, उनको पता है क्या करना है, बार्गेनिंग करनी है उनको आनी चाहिए, कितना पैसा खर्च करना है सही जगह पे, सेल्स जैसे लेना है, ये ज़रूर गाइड करना चाहिए। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड। थैंक यू सो मच सर, आपसे मैंने बहुत अच्छी चीज़ें डिस्कस करी हैं, एंड आई बिलीव बहुत सारी चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता थी, बहुत सारी चीज़ें ऑडियंस को भी इससे सीखने को मिलेंगी। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे अच्छे टिप्स और ट्रिक्स दिए हैं कि हम अपने पैसे कैसे डबल कर सकते हैं और कैसे हम सही लेवल पे अपनी रिस्क एपेटाइट को चेक कर सकते हैं। आगे भी हम ऐसे ही शूट करते रहेंगे और ऐसे इंसाइटफुल चीज़ें आप हमारे साथ शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।